इतिहास कई बार तो पढ़ने का, जब हम कंपटीशन के लिहाज से पढ़ते हैं तब सिंपल लाइन्स है कि गजनी के खुसरो शाह को किसने हराया, विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर के निकट तुर्कों को किसने हराया, अरुणराज। गर्जन मातंगो या गजनी के मुसलमानों को कौन हराता है, अजय राज। बगुली शाह को हराकर कौन भेजता है, पृथ्वीराज प्रथम। शहाबुद्दीन का मुकाबला कौन करता है, विग्रास थर्ड। इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ कौन मारा गया था, दुर्लभराज थर्ड। महमूद गजनवी को मारवाड़ पार किसने नहीं करने दिया था, गोविंद थर्ड। कभी सोचिए, पीढ़ियों की पीढ़ियां बीत गई पर गजनी वालों को क्रॉस नहीं करने दिया था। कितने कितने लड़े होंगे कि कोई गजनवी से लड़ रहा है, कोई इब्राहिम से लड़ रहा है, शहाबुद्दीन से लड़ रहा है, बगुली शाह से लड़ रहा है, गर्जन मातंगों से लड़ रहा है, तुर्कों को मार के आना सागर बना रहा है गजनी के खुसरो शाह को। लगातार लगातार लड़ रहे हैं। इसका मतलब वो जो कहानी है जो कल हम सुन रहे थे कि राक्षस लगातार आ रहे हैं, यज्ञों को समाप्त करते हुए जा रहे हैं, इसलिए लड़ो उनसे जाके। इसलिए एक ऋषि अग्निकुंड का आयोजन कर रहा है, यज्ञ का आयोजन कर रहा है, और हमारे योद्धाओं को क्या कर रहा है, मोटिवेट। और योद्धा मोटिवेट भी है, हम देख रहे हैं कितनी कितनी लड़ाइयां हैं। जब आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तब आपने पढ़ते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जा करता है। कहां पर कब्जा करता है, सिंध पर कब्जा करता है। तो मिडिवल बड़ी अजीब हिस्ट्री है। मिडिवल कहती है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। फिर डायरेक्ट 300 साल आगे आती है और 300 साल आगे आगे कहती है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था 1000 ईस्वी के आसपास, 1025, वो 1000 ईस्वी के आसपास उसने खूब सारा अटैक किया थे। फिर हिस्ट्री फिर 200 साल आगे आती है और आगे आगे कहती है त्राइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। 712 से 1192, 480 साल का टाइम है। कितने साल का टाइम है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा किया है। दिल्ली पर कब्जा करने के लिए कितने साल लगे, 480। मिडिवल उसको 3 युद्धों में समाप्त कर देती है। उन 480 सालों तक क्यों कब्जा नहीं कर पाए, क्या उन्होंने लड़ाइयां नहीं की थी, क्या उन्होंने इधर आने का प्रयास नहीं किया होगा, एक एक दिन प्रयास किया। दिल्ली यहां पर वो आए होंगे, वो नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि ये थे, वो नहीं बढ़ पा रहे, दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरे तुम्हारे पूर्वज इस राजस्थान के अंदर लड़े थे, इसलिए उनको दिल्ली तक नहीं जाने दिया था। और जिस दिन हम हारे 1192 में राजस्थान के लोग हारे, तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर हार गए, कुतुबुद्दीन ऐबक कहां पर कब्जा कर लेता है, दिल्ली। आपने मिडिवल में पुनः पढ़ा है, 100 साल बाद वो केरल तक पहुंच गए थे। मलिक काफूर तक वहां से जाके टैक्स ले रहा है। 1300 समथिंग के आसपास में अलाउद्दीन खिलजी है, 1192 के अंदर आप दिल्ली पे कब्जा कर रहे हो, 1200 मान लो, 1300 के अंदर आप जाके ठेठ तमिलनाडु से वहां से भी टैक्स लेके आ रहे हो। अगले 100 साल के अंदर पूरा भारत कब्जे में है, भारत के लास्ट हिस्से तक जाके टैक्स ला रहे हैं। 500 साल तक उनसे राजस्थान क्रॉस नहीं हो पाया। कई बार कोई पूछता है कि साहब राजस्थान वालों ने क्या किया, ये किया, पता क्यों नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ाते नहीं हो। आरपीसी का लाख लाख भला हो, धन्यवाद दिया जाएगा, उसने पूछने शुरू किए कि बगुली शाह के खिलाफ कौन लड़ा था, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, खुसरो शाह को हराने वाला कौन था। इसलिए झकमरा के पढ़ने पड़ते हैं, वरना कोर्स की किताबों में तो अभी तक नहीं है। होना तो ये चाहिए कि 3rd क्लास से बच्चे को पढ़ाया जाए, यार ये इस प्रकार की चीजें भी थी, हम लड़े थे। वो बच्चा जब बड़ा हो तो वो ऐसा सवाल ही नहीं करेगा कि राजस्थान वालों ने क्या किया था, या कोई उससे सवाल करे कि राजस्थान वालों ने क्या किया था तो मुंह पे फेंक के मारेगा। क्या किया था मैं बताता हूँ कि बगली शाह क्या करके गया, इब्राहिम के साथ क्या हुआ, शहाबुद्दीन के साथ क्या हुआ, वो लगातार बता पाए। वो बता पाए कि साहब 500 साल तक हालात ये थे हमारे राजस्थान के कि घर के अंदर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग नहीं थे, या तो बच्चे थे या महिलाएं थी। तब मुझे राजस्थान की महिलाओं को यूं नतमस्तक होने का जीव करता है कि 500 साल तक जब सारे के सारे पुरुष लड़ रहे थे, उन्होंने परिवार कैसे संभाले होंगे, खेती का काम, घर का काम सारे कैसे किए होंगे। और न केवल काम करने बल्कि प्रत्येक अगली पीढ़ी को तैयार करना कि वापस हमारी धरती का इंच इंच जाना नहीं चाहिए, वो वापस लिया जाएगा, हमारे पास रहना चाहिए सारा का सारा। तब को सूर्यमल मिश्र लिख के गए थे कि माँ जब बच्चे को पालने में झुलाती है तब भी कहती है कि मर जाना लेकिन अपनी जमीन किसी को देना। इसलिए हम 3rd क्लास से सुनते हैं कि इलान देनी आपणी न हालरियो हुलराय, कोई पूत सिखाने पालने न मरण बढ़ाई। राजस्थान का इतिहास इतिहास नहीं है, रक्त रंजित है, खून पिया इस धरती ने, इसलिए बारिश की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कभी। इसलिए शंकरदान सामोर एक राइटर हुए अपने, वो शंकरदान सामोर कहते हैं कि बादल जब हमारे ऊपर से गुजरते हैं ना, कि भाई राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती, तो किसी कवि ने कहा
कि बादल जब हमारे ऊपर से गुजरते हैं तो उनको लगता है कि यार इस धरती पे भी पानी बरसाया जाए, फिर बादल को मन ही मन शर्म आती है, इस धरती ने खून पी रखा है, पानी से काहे प्यास बुझ जाएगी इसकी। पानी रोकाई प्यावणो आ रगद पियोड़ी रज, शंका मन में शर्म आ घण नहीं बरसे गज। ज्यादा जो गर्जना करते हुए बादल यहाँ पर बरसते नहीं है, क्योंकि उनको मन ही मन शर्म आ जाती है कि इस धरती ने क्या पी रखा है, वो खून इनका है। इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी है, तब जाके राजस्थान बच पाया भाई साहब। तब जाके कोई 500 साल तक यज्ञों को, मंदिरों को, मूर्तियों को, गायों को, महिलाओं को बचा पाए थे। संस्कृतियों की, देशों की, सभ्यताओं की रक्षा करने के लिए मरना पड़ता है। डांगर ने घेरे दकल्या जब लाठियां खेत रुखाली जाए। पशु यदि धमकाने से बाहर नहीं निकले तब लठ उठाने पड़ते हैं। तो लोग आगे कहते थे शांति प्रिय देश है। काहे शांति प्रिय साहब? शांति होती तो बाद में कुछ जरूरत ही नहीं थी। शांति नहीं थी, बाकायदा लड़ाइयां हो रही थी, हमारे वाले लड़े थे, मरे थे, भिड़े थे, तब जाके तुम 500 साल तक बचे रहे। तब जाके 500 साल तक दिल्ली सिक्योर रही। दिल्ली की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सका। हम हारे उस दिन, दिल्ली का काया पलटी कर दिया तुमने। दिल्ली पर बाद में दोबारा कभी नहीं आ पाए। लास्ट हम ही थे जो दिल्ली पे थे। हमारे बाद में दिल्ली हमेशा विदेशियों के पास रही है। हमारे बाद में पृथ्वीराज चौहान के बाद में दिल्ली किसी हिंदुस्तानी के पास आई तो जवाहरलाल नेहरू है। बीच में दिल्ली नहीं है और किसी के पास के अंदर। लिखो आगे। थेमू 3 दिन रहा था बापड़ा, उसको खुद कोई फील नहीं आया मैं राजा हूं क्या। और हेमू भी आदिल शाह सूर का सेनापति था। ईसाई अभी भी 2-3% भी नहीं है। और अब जो बने हुए ना ईसाई, ये सारे 47 के बाद के हैं। 47 से पहले वाले तो अपने वाले मरे नहीं बने। अंग्रेजों ने खूब यूं पटाने की कोशिशें की कि क्या पता कोई एक आधा कोई बन जाए, पर अपने फिर वैसे एग्जाम्पल है कि कोई पंडित जी थे गांव में, पंडित जी को पटा लिया पादरी ने, और उनको पटा कर उनको कह दिया कि भाई साहब ईसाई बन जाओ। बन गए। दूसरे दिन पंडित जी सुबह सुबह गाय को रोटी देने जा रहे थे, और पादरी ने कहा अब आपको गाय को रोटी देने की कोई आवश्यकता नहीं। पंडित जी ने कहा काहे? ईसाई तो बने, धर्म थोड़ी ना बदले हैं। हमारे लिए धर्म का मतलब था कर्तव्य। धर्म का मतलब था गाय को रोटी देना, कबूतरों को चुग्गा देना, चींटियों को आटा देना, माता पिता की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना, गरीबों का ध्यान रखना, महिलाओं के प्रति आदर भाव रखना, ये कर्तव्य है। धर्म थोड़ी ना है जिसको तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हो, पंथ है। ये क्या है? इसलिए आपका संविधान कहता है पंथ निरपेक्ष हम, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते। धर्म निरपेक्ष का तो मतलब कर्तव्य छोड़ दो। कर्तव्य कैसे छोड़ सकते हम? ड्यूटीज का तो पालन किया जाएगा। तो मतलब उसमें औरंगजेब चाहता कि सारे राजाओं को, यदि मैं राजाओं को सबको मुसलमान बना दूं तो जनता अपने आप ही क्या बन जाएगी? मुसलमान। ये था राजा। तो उसने प्लान बनाया कि नित्य राजाओं को एक साथ कैसे बनाया जाए। तो उसने कहा इनमें एक मान्यता है, ये कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि अटक के पार जो जाता है उनका धर्म क्या हो जाता है? भ्रष्ट। यदि इनको अटक पार करवा दें तो इनमें से कई तो वैसे डिमोरलाइज होके बन जाएंगे। यार अटक पार चले गया तो वैसे धर्म भ्रष्ट हो गया, उधर वाला भ्रष्ट हो गया, वो दुकानदारी बंद तो दूसरी दुकान के सामान तो खरीदे, इधर आ जाएंगे। तो औरंगजेब अटक के पास लेके जाता कि इनको क्रॉस करवाता हूँ। वहां बीकानेर का राजा है कर्ण सिंह। कौन राजा है? उसके नेतृत्व में राजस्थान के बाकी सारे राजा विरोध कर देते हैं, औरंगजेब के साथ अटक पार नहीं करते हैं। इसलिए बाकी सारे राजाओं ने कहा हमारा राजा औरंगजेब नहीं, हमारा राजा कौन है? बीकानेर का राजा कर्ण सिंह। बीकानेर को बोला करते थे जांगलधर। क्या बोलते? जांगल की धरती है, इसलिए उस कर्ण सिंह को उपाधि मिली जांगलधर बादशाह। क्या उपाधि मिली? क्योंकि उसने क्या नहीं क्रॉस करने दी। कितने पीढ़ियों तक यार अपने लोगों को एक ही बात याद रही कि हमारी बाउंड्री कौन सी है? अटक। अब इसके दूसरे एग्जांपल अपने कहते क्या अपने वालों ने अटक क्रॉस नहीं की? मानसिंह अफगानिस्तान पे कब्जा करता है, अकबर ने मानसिंह को भेजा था। तो मानसिंह जब अफगानिस्तान गया तो अटक नदी के पास में जाके सैनिकों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा तू होगा अकबर का सेनापति, तू कर ले क्रॉस, हमारे तो भाई साहब धर्म भ्रष्ट हो जाए, हम तो आज जाए कल जाए। तो वो उधर जो मानसिंह है उन सैनिकों को समझाता है, और उन सैनिकों को समझा कहता है इसलिए अटक क्रॉस नहीं करते थे कि उधर का खाना पीना अलग हुआ करता था। तो इक्का दुक्का आदमी जाता, उसको लगता है वहां जाके खाऊंगा क्या, इनकी गाय खानी पड़ेगी तो गाय मार के खाते हैं, गाय खानी पड़ेगी, कोई गाय खा ले उसके बाद किस बात का हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अपने तो पूरी सेना जा रही है, आटा साथ में अपने अपना ही खाएंगे, इसलिए अपने धर्म भ्रष्ट होगा नहीं। और तुम चलो, मौका मिल रहा है अपने कब्जा करेंगे भाई साहब अफगानिस्तान पे जाके। तो कहता है कि सबे भूमि गोपाल की, इसमें अटक कहां? सारी भूमि किसकी है? भगवान कृष्ण है, इसमें कोई अटकने वाली बात है? सबे भूमि गोपाल की, इसमें अटक कहां? जिसके मन में अटक है वही अटक रहा। जिसने मन में अटकना समझ लिया वो अटकेगा, बाकी पूरी धरती भगवान कृष्ण की है, इसलिए अटकने की कोई बात ही नहीं। मानसिंह लगभग गया 1580 में। कब गया? 1580 में। अब उसके भी 300 साल बाद
1870-80 के आसपास अंग्रेज अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। कौन कब्जा करना चाहते हैं? अंग्रेज अपनी सेना भेज रहे। अंग्रेजों की जो सेना अफगानिस्तान में लड़ने के लिए जा रही है वो सैनिक है बंगाली। बंगाल के सैनिक खूब सारे थे, वो बंगाली सैनिक है। इसलिए बंगाली सैनिकों में इस बात को लेकर बड़ा जोश था कि हम अफगानिस्तान जाएंगे, वहां पर जाके कब्जा करेंगे, वैसे ही कब्जा करेंगे जैसे 300 साल पहले मान सिंह ने कर लिया था। 300 साल बाद भी उनको कौन याद पड़ा है? परंपराएं, स्मृतियां कितने लंबे समय तक जारी रहती है। कितनी पीढ़ियों पीढ़ियों तक माओ ने सिखाया होगा तुम्हारी बाउंड्री अटक है, अटक है, अटक है। इसलिए 500 साल बाद में भी राजाओं की बाउंड्री क्या नजर आ रही है? अटक। इसलिए 1720 में बाजीराव भी जब ये कहता है कि पूरे भारत पर कब्जा करेंगे तो कहता है झंडा अटक से कटक होगा। अटक से, तो वो पश्चिमी सीमा क्या बताता है? अटक। पूर्वी सीमा क्या बताता है? कटक। कटक बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा में एकदम बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी आ गई तो हमारा देश समाप्त। उधर अटक नदी आ गई तो हमारा देश समाप्त। वो एक बार भी नहीं कहता कि हमारी सीमा गुजरात से कटक होगी। वो एक बार भी नहीं कहता हमारी सीमा जैसलमेर से कटक होगी। वो कभी नहीं कहता कि हमारा सीमा वैसा भी है आपके राजस्थान के बीकानेर से कटक तक मान लो। वो कहता सीमा कहां से कहां तक। इसका उसको भी पता है कि हमारे देश की सीमा कहां पर है। कौन सी है सीमा? तो पश्चिमी सीमा कौन सी? अटक। पूर्वी सीमा कौन सी? बाघा बॉर्डर नहीं है। बाघा बॉर्डर ये 47 के बाद हमें पढ़ाना शुरू किया कि तुम्हारी बाउंड्री बाघा बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर नहीं है। सीमा कहां है? यदि आप ये कहते हो हमारी सीमा बाघा बॉर्डर है तो बापड़ा बाजीराव ऊपर बेटा बेटा खून के आंसू होता है कि पीछे बे लखनऊ को देखो रे। तो विग्रराज कहता रहे उस अभिलेख का मतलब क्या है? मैं अभिलेख में साफ साफ लिख के आया था कि बाउंड्री अटक तक है, मलेच्छों को अटक के पार छोड़ के आया हूं। और ध्यान रखना बेटों पोतों, इन मलेच्छों को अटक पार मत करना। और ये देखो पीछे भाई साहब औलाद पैदा हुई है जो ये जानती नहीं कि हमारी बाउंड्री क्या है? अटक। और ये अपनी बाउंड्री क्या मान बैठी है? 47 में खींच दी होगी लाइनें। 47 में अंग्रेज या हमारे जो भी यहाँ पर थे हुक्मरान थे उन्होंने कह दिया होगा कि ये लो साहब बागा और यहाँ पर तुम्हारी बाउंड्री है। नहीं, बाजीराव कह के गया था हमारी बाउंड्री कहां से कहां तक है? अटक से कटक। विगराज का शिवालिक अभिलेख चिक चिक के कहता है कि मलेच्छों को किसके पार भगाया था? अटक के। मैंने शायद पहले बताई होगी ये बात को भी। मैं कोरोना में फ्री बैठा था, निकमा ही बैठा। मैं अब मोबाइल पे क्या करे तो कोई पढ़ने लिखने वाली चीज देखूं और तो मैं क्या करूं। तो क्रिकेट का खूब शौक है मुझे, तो मैं क्रिकेट की वीडियो देखता सारा दिन बैठा बैठा। तो शोएब अख्तर की खूब सारी वीडियो देख ली और वो भारत की तारीफें करता भी है। अपने को थोड़े भले भी लगते हैं, भारत की तारीफ करता है तो अपना वापस देख लेते हैं। और फिर यूट्यूब ये कहता है कि एक बार आपने दी 3 वीडियो देख लिए फिर वो दिखाता है ना, उसके बाद आप देखते नहीं है, फिर वो ही आ रहा है आपकी उस फीड के अंदर आई वो रहा। तो आप क्या करोगे? तो मेरे कई बार कोई आ कहता है सर मैं रेगुलर आपके वीडियो देखता हूं। तू देखता नहीं, यूट्यूब दिखाता है। तूने तो 3 ही देखे थे, पर वो शाम को 8 बजते तेरे कता देख ले। ये नया आया आज, ये बड़ा देख। क्यों एक आधा और देखता उसके नीचे वापस कोई मेरे वाले आने लग जाते हैं। या दूसरे भी, या तूने दूसरे भी किसी टीचर के देखे होंगे तो भी वो देखता कि टीचर के देखता है, मतलब एजुकेशन के देखता है तो एजुकेशन वाले दिखाए होंगे तो मेरे वाले कोई आ गए होंगे। तो मैं शोएब अख्तर की वीडियो देख रहा था तो पहले तो क्रिकेट की वीडियो है, फिर उसका एक पुराना वीडियो आ गया कोई जिसमें रिटायर हुआ है क्रिकेट से। रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहा है। तो उसमें एक लड़की इंटरव्यू ले रही है, एंकर इंटरव्यू ले रही है। तो वो कहती है कि शोएब आजकल जब तुम फ्री हो, तुम क्रिकेट नहीं खेलते, पहले तुम्हें यह था कि सुबह उठते मुझे भाई ट्रेनिंग करनी है, फिर मैच खेलना है, फिर मैच के बाद में वापस रेस्ट करना है, अब तुम क्या करते हो आजकल? तो उसने कहा मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो बोले क्या बात करते हो, तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक? उसने कहा हाँ, मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, जहीन आदमी हूँ मैं एकदम, और मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो मुझे अच्छा अच्छा तो बताओ कौन सी किताब पढ़ रहे हो? तो वो कहता मैं हिस्ट्री किताब पढ़ रहा हूँ। तो क्या बात करते हो, हिस्ट्री का भी नॉलेज है? अरे मैं बड़ी गजब बुक पढ़ रहा हूँ। और तुम्हें पता है वो किताब भविष्यवाणियां करती है। क्या करती है? तो मुझे कैसे? कि वो किताब बहुत पुरानी लिखी हुई, 1000 साल पुरानी, 500 साल पुरानी किताब लिखी हुई, पर उसमें आगे की बातें बताई हुई। क्या बातें बताई हुई? कि उसमें यह बताया हुआ कि एक दिन बाबर जो है वो भारत पर कब्जा कर लेगा, जबकि वो बाबर से पहले की किताब है। किया कि नहीं किया? लड़की कहती है हाँ किया। कि उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि फिर शेरशाह सूरी हुमायूं को वापस भगा देगा। भगाया कि नहीं भगाया? लड़की कहती है हाँ भगाया। फिर उसमें लिखा हुआ है कि फिर हुमायूं का बेटा अकबर वापस कब्जा करेगा और पूरे हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत स्थापित कर देगा। किया कि नहीं किया? फिर कहते हैं छोड़ ये तो पुरानी बात है, मैं तेरे को नया बताता हूँ। उसमें लिखा हुआ है 47 में तकसीम होगी। तकसीम का मतलब था बंटवारा। तकसीम का मतलब बंटवारा। 47 में तकसीम होगी, हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ ये तो हो गया। कि उसमें और लिखा हुआ है कि 65 की जंग में हम हिंदुस्तान को हरा देंगे। पाकिस्तान ये मानता है कि 1965 में वो जीत गए थे। मान तो आदमी कुछ ही सकता है ना भाई। पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध में, 4 युद्ध में हमारे 48, 65, 71, 99।
71 को छोड़ के पाकिस्तान तीनों में कहता है जीते, और पाकिस्तान विक्ट्री परेड करता है बाकायदा। 71 को वो बता नहीं पाता क्योंकि 71 में उनके 93,000 फौजियों ने घुटने ही टेक दिए थे, सरेंडर ही कर दिया था। तो यदि कोई कभी कहता है पाकिस्तान कि भाई हम 71 में भी जीत गए, तो अपने वाला कोई फोटो दिखा देता है ये कपड़े उतार के खड़े हैं यहाँ सारे के सारे, ये तुम्हारे थे कोई दूसरे थे। तो 71 को छोड़ के सबके बारे में ये कहता है कि हम जीत गए। उन्होंने कहा 65 की जंग जीत जाएंगे, लिखा हुआ कि नहीं लिखा? लड़की कहती है हाँ ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर। तो फिर वो कहता है कि अब इसमें और बताता हूँ, जो नहीं हुआ वो बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अब हम कश्मीर पर कब्जा करेंगे। कहाँ कब्जा करेंगे? उसके बाद में दिल्ली पर कब्जा करेंगे। पहले कश्मीर पर कब्जा होगा, फिर दिल्ली पर हमारा कब्जा हो जाएगा। तो वो कहती अरे ये तो बड़ी गजब की बात है, ये तो हम ट्राई कर भी रहे। तो उसने कहा ट्राई एकदम पूरा कर देंगे हम। और मैं तुझे बताता हूं, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब हम हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे तब अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होगा। कौन सी नदी के पास? अब तक मुझे वो वीडियो यूं ही लग रहा था यार मनोरंजन करवा रहा, अपना अपने करते हैं। अटक कहते मेरा दिमाग वापस गया, अच्छा इनकी भी किताबों में अटक है। भले ही किताब भविष्यवाणी ना करती हो, बाद में किसी ने लिखी हो, मैं कहता हूं बाद में किसी ने घटनाएं देख के लिख दी हो, पर फिर भी उसमें क्या है? अटक। और वो कह रहा है कि हिंदुस्तान पर जब हम कब्जा करेंगे तो कौन सी नदी के पास युद्ध होगा? अटक के पास 2 बार युद्ध होगा। मैं बड़ा राजी हुआ। यदि अटक के पास में युद्ध होगा, इसका मतलब इंडियन आर्मी कहां तक चली जाएगी? तो कब्जा हो गया हमारा। ये राइटर बहुत अच्छी बात लिख के गया। गौरव शोएब अख्तर दे कहता कि अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। दरिया मतलब नदी, 2 बार खून में बहेगा, मतलब 2 बार वहां पर क्या होगा? और वो लड़ी कहती है इंशाअल्लाह। मैंने वापस कहा आमीन। ऐसा ही हो। हम यदि जीवन में ये दिन देख पाए, उससे अच्छा क्या हो कि मरने से पहले जब आंखें बंद हो, उससे पहले एक बार वापस बाजीराव को थैंक यू बोल पाए कि हमारी बाउंड्री कहां से कहां तक, अटक से कटक। तो मैं चाहता हूं वो भविष्यवाणियां तमाम सच्ची हो, और यदि मेरे जीवन में ना हो तो मेरे अगले जो वंशज हैं उनके जीवन में 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, जब भी हो, पर सपना कभी ना कभी पूरा हो। क्योंकि बेर और कर्जा सपूत चुकाते हैं। क्या को 2 चीजें? यदि बाप पर कोई कर्जा था तो यदि बेटा सपूत है तो चुकाएगा। ये नहीं कि बाप का कर्जा मांगने के लिए कोई आ रहा है, उसने कहा बाप तो मर गया ऊपर जाके लिया, मैं तो आज दूं कल दूं, मैं लाया था क्या पैसे? बाप लाया था। नहीं, वो कहेगा भाई साहब पाई पाई चुकाएंगे, भले मैं किडनी बेच दूंगा पर तुम्हारे पैसे तो देंगे। यही है, मैं मेरे घर बेच दूं, मेरे ये बेच दूं, पर बाप के नाम पर कर्जा किसी प्रकार का लेना नहीं। ऐसे बाप पर कोई बेर हो तो भी कौन चुकाए? हम पिछली 3 पीढ़ियां कपूत है जिन्होंने बॉर्डर क्या मानना शुरू कर दिया? बागा। आगे आने वाली पीढ़ियां अपने बेटों की, पोतों की, पड़पोतों की कोई ना कोई सपूत आएगी, वापस अटक के दरिया को कितनी बार खून में रंग देगी। तो अटक के दरिया के पार भगा दिया है। कौन सा अभिलेख लिखता है इस पे? आओ, असली बात यह है कौन से अभिलेख में लिखा? दिल्ली से वाले। कौन से अभिलेख में? चलो तुम